Hello students, today we are going to continue second part of the second chapter, the शहनाई of बिस्मिल्लाह खां. About the lesson, ये शहनाई के बारे में हम पढ़ेंगे और एक बहुत बड़े शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, उन्हीं के बारे में पूरी स्टोरी है सेकेंड वाली. इसमें आपके कुल 13 पैराग्राफ है, तो इसको हम लोग पैरा वाइज पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें अबाउट द लेसन में क्या दिया हुआ है. Shehnai is a very sweet musical instrument. It has a very catchy tune. The music of the shehnai reminds you of a wedding, and besides the wedding or some other auspicious occasion, you will probably think of Ustad Bismillah Khan, the shehnai maestro. Read the chapter to know more about the shehnai and Ustad Bismillah Khan. शहनाई आप लोगों ने नहीं सुना है, हम लोगों ने भी बहुत कम ही सुना और देखा है, लेकिन मूवीज़ में आप लोगों ने सुना जो पेपे पेपे बजता है शहनाई, और कुछ लोगों ने मे भी देखा हो गांव में अभी भी कहीं कहीं पे बजता है, शादियों में बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, लेकिन टीवी में हमें देखने को मिलता है. और अगर आप बिस्मिल्लाह खान के बारे में सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो मिलेगा. उन्होंने ही जो है वर्ल्ड स्टेज पे इसको इंट्रोड्यूस किया था शहनाई को. तो इसमें पूरी शहनाई की हिस्ट्री दी हुई है कि शहनाई का नाम कैसे पड़ा और इस इंस्ट्रूमेंट को, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पर्टिकुलरली शहनाई ही क्यों कहते हैं. तो इसी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे. और शहनाई की ट्यून भी आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, गूगल करेंगे तो उसमें आपको ट्यून भी सुनाई पड़ेगा, उस पर टैप करेंगे तो. और ये देखिए जो इसमें ये सेकेंड वाले हैं, ये बिस्मिल्लाह खान है. जो सेकेंड फिगर आपके इसमें बना हुआ है ना, तो ये है बिस्मिल्लाह खान. और ये देखिए जो पूरे 8 फिगर्स बने हुए हैं डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के हैं. तो आप लोग ये भी सब सर्च करेंगे कि सितार कौन सा है, हारमोनियम कौन सा है, और तबला कौन सा है, वीणा कौन सा है ना, बांसुरी कौन सा है, ये कौन जो बजा रहा है. ये चीज़ें आप करके और इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करिएगा. अब चलिए हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residences, for it had a shrill unpleasant sound. और बादशाह औरंगजेब ने क्या किया था, उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक वाद्य यंत्र था पूंगी जिसे कहते हैं. तो रॉयल रेजिडेंसेस मतलब क्या होता है, राजघरानों में पूंगी को बजाने से मना कर दिया था. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इट हैड अ श्रिल एंड प्लीजेंट साउंड, एक बहुत कर्कश और बेसुरी आवाज़ उससे निकलती थी. पूंगी बिकम द जेनरिक नेम ऑफ द रीडेड नॉइज मेकर. और पूंगी का एक इस तरीके से नाम हो गया था कि जो क्या करता है, जो शोर मचाता, उसका नाम क्या है, पूंगी है. Few had thought that it would be one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal passage decided to improve the tonal quality of the pungi. और जो है कुछ लोग सोचते थे कि जो है पूंगी को क्या किया जाए, फिर से बनाया जाए, उसमें कुछ रीन्यू किया जाए, नया किया जाए. तो बार्बर मीन्स क्या होता है, नाई होता है. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ अ पूंगी. तो ये राजसी फैमिली जो होती थी, रॉयल फैमिली जो होती थी, उनके घर में काम करने वाला एक नाई था. ठीक है, बार्बर मीन्स नाई होता है. आपकी लोकल डायलेक्ट में इसको आप नाव कहते हैं. जो गांव में रहते हैं, आप लोग के बाल बनाते हैं, कुछ आपकी शादी ब्याह के फंक्शंस में जो काम वाम करते, वही नाई था. तो उसके घर के लोग क्या थे, म्यूजिशियन थे. तो उसने कहा कि वो पूंगी को एक नया रूप देगा. क्या करेगा, उसके टोन में थोड़ा सा सुधार करेगा, मतलब कि जो कि वो कर्कश और बेसुरी आवाज़ थी उसको थोड़ा सुरीला बनाने का प्रयत्न करेगा. Decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of a pipe. और उन्होंने क्या किया, उसने एक नरकट लिया. नरकट क्या होता है ये हमको भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पहले उससे कलम बना के लोग लिखते थे इंक में डिप कर करके. तो मे भी कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं. एक तरीके से पाइप मतलब बांस का, हाँ बता रहे हैं, हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा. बांस जैसे होता है ना खोखला सा, तो कुछ उसी टाइप का वो भी होता है कि उसमें अंदर खोखला रहता है. तो उन्होंने उसको एक पाइप जैसा बनाया और उसमें क्या किया, उसकी पूरी बॉडी में 7 छेद की, जैसे उसमें बांसुरी में होता है ना छेद, उसी तरीके से. लेकिन ये बांस नहीं होता है, ये नरकट होता है. उसी की प्रजाति है लेकिन कुछ उससे डिफरेंट टाइप की चीज़ है नरकट जो होती है. और and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced.
और जब उसने बजाया उसमें कुछ उंगली जैसे ना बांसुरी हम लोग मुंह ओंठ के किनारे से बजाते हैं, और ये जो शहनाई होता है ये ना बीच में रख के उसको बजाते हैं। और उसमें जब 7 होल्स बनाए तो एक एक होल पे फिंगर रखो, फिर एक होल पर से फिंगर उठाओ, कुछ इस तरीके से समहाउ बांसुरी की तरीके से ही बजता है। बट ये मेन डिफरेंस यही है कि बीच में इसको फूंक मार कर बजाते हैं और बांसुरी को साइड से बजाते हैं। और बांसुरी की कटिंग भी थोड़ा एकदम ऊपर टॉप पे थोड़ी डिफरेंट होती है। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो उससे क्या हुआ, बहुत सुरीला और बहुत अच्छा सा सूदिंग सा साउंड की जो सुन के आपको अच्छा लगा वैसा साउंड निकला। किससे? उसी पूंगी का जो एक चेंज वाला रूप था उससे। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. और उसके बाद क्या किया, उस नाई ने वो अपना जो न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसको ले गया, और जो रॉयल दरबार के लोग थे, मतलब जो राज घराने के लोग थे, उनके सामने उसको बजाया। और वो लोग क्या उससे बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत पसंद आया उनको वो जो न्यू वर्जन ऑफ पुंगी था उसका साउंड। As the story goes, since it was first played in the Sas chambers and it was played by a nai, the instrument was named as the Sehnai. तो इस तरीके से जो है राजा लोगों के सामने पहले ये प्रस्तुत किया गया था, या शाह चैम्बर्स में प्रस्तुत किया गया था, और एक नाई जिसको हम लोग नाव कहते हैं बिगड़े हुए लैंग्वेज में, तो उसी तरीके से इसका नाम जोड़ के क्या रख दिया गया, सहनाई रख दिया गया। ये देखिए सहनाई यहाँ पे बना हुआ, ये बीन जो आप लोग देखते हैं, ये देखिए पूंगी ऐसे होता था और ये देखिए सहनाई ऐसे होता है। डिफरेंस उसमें देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। ये देखिए हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, पहली बार शाह के कक्षों में बजाई गई थी और एक नाई द्वारा बजाई गई थी, इसलिए इसका नाम सहनाई दिया गया। नेक्स्ट पैरा है, द साउंड ऑफ द सहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। और सहनाई की आवाज़ को क्या हो गया, शुभ माना जाने लगा, अच्छा माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एज it is still played in temples, is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Sahnai was part of the Nabut or traditional ensemble of 9 instruments found the royal court. Still recently, it was used only in temples and wedding. The credit of bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. फिर क्या हुआ, द साउंड ऑफ सहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पियस। सहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा, तथा इसी कारण से क्या, एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल। और क्या हुआ, इसी वजह से ये उत्तर भारतीय विवाह के मंदिरों में बजाया जाना लगा। और जब भी शादी होती है नॉर्थ इंडिया में तो क्या होता है, इसको बिना इसके नहीं, मतलब शादी होगी तो सहनाई ज़रूर बजेगी, और विदाई में भी सहनाई बजेगी। अब कम बज गया, अब तो लोग डीजे बजाते हैं सहनाई की जगह पे, लेकिन हाँ जो वो बनता है ना शादी वाला वीडियो, उसमें आपको दिखेगा कि सहनाई बज रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल जम्बल इन द 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड ऑफ रॉल। और सहनाई को क्या हुआ, नौबत में या राज दरबारों में जो 9 वाद्य यंत्र पाए जाते थे उसका एक क्या कह गया, एक परंपरागत मतलब फिक्स हो गया कि जो 9 राजकीय वाद्य यंत्र होते हैं उसमें एक क्या रहेगा, सहनाई भी रहेगा। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसको शास्त्रीय वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पे लाने का श्रेय किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। उन्होंने इसको क्या किया, सबके सामने लेके आए और इसको मंच पर वो लेके आए, कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। एज अ 5-year-old, 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियन स्टेट ऑफ डमोरॉन इन बिहार। और क्या हुआ, डुमरांव, 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान जी क्या है, बिहार के डुमरांव के प्राचीन इलाके में तालाब के किनारे क्या कर रहे थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियरली बिहारीज टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत एट द टाइम ऑफ एंड इन विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेट 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और क्या होता था, वो नियमित रूप से निकट के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी में चैता गाना गाए जाते थे, जिसकी समाप्ति पे उन्हें क्या होता था,
1.25 kg का बड़ा लड्डू मिलता था, जो उनको वहाँ के जो लोकल महाराजा थे पुरस्कार में देते थे। किसको? इनको, बिस्मिल्लाह खान जी को, एज ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, और ये कब हुआ था? ये लगभग 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलाइज्ड अवार्ड इन द इंडिया, द भारत रत्न। और यही छोटा बालक फिर क्या हुआ? भारत का सबसे सर्वोच्च रत्न क्या होता है? भारत रत्न का पुरस्कार पाने के लिए बहुत दूर दूर तक यात्रा कर चुके। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान जी पहले कैसे से, जब वो छोटे से थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे तालाब के बगल में, और भोजपुरी में चैता गाने जाते थे मंदिर में, और उसके लिए क्या मिलता था? उनको लड्डू का पुरस्कार मिलता था। 1.5 किलो, लगभग 1.5-1.25 किलो का लड्डू का मिलता था, और उसी को पाने के लिए वहाँ पर वो चैता गाने जाते थे। और 80 साल पहले, और 80 साल बाद क्या हुआ? फिर वो इतने फेमस हो गए शहनाई की वजह से कि उनको क्या मिला? भारत के सर्वोच्च रत्न का पुरस्कार, भारत रत्न का पुरस्कार मिला। किसको? बिस्मिल्लाह खान जी को। नेक्स्ट पैरा है, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। और 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान जी बिहार जी के संगीतों में के एक सुविख्यात परिवार से आते हैं। मतलब कि क्या है कि इनकी फैमिली भी म्यूज़िक के फील्ड से ही बिलोंग करती है। किसकी? बिस्मिल्लाह खान जी की। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी कौन थे? उनका नाम क्या था? रसूल बख्श खान। वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एनकेस्टर्स वर्स आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उनके पिता क्या थे? उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार के यहाँ के शहनाईबाज थे। मतलब जो भोजपुर के राजा थे उनके यहाँ शहनाई कौन बजाता था? इनके दादाजी रसूल बख्श, और इनके पिता पैगंबर बख्श जो थे वो क्या थे? वो, और उनके दूसरे पूर्वज मतलब फोर फादर्स, ग्रैंड फादर्स भी सब लोग शहनाई वादक थी। मतलब इनका ये खानदानी पेशा था। किसका था? बिस्मिल्लाह खान जी का। और इनका बर्थ कब हुआ था? 21 मार्च 1916 में। नेक्स्ट है, द यंग बॉय टुक द म्यूज़िक अर्ली लाइफ। और इस छोटे बालक ने बहुत ही प्रारंभिक जीवन में, मतलब बचपन में ही संगीत में रुचि लेना स्टार्ट कर दिया था। किसने? बिस्मिल्लाह खान। The young boy took the music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practices the Sahnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the Sahnai. Ali Baksh would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated to Hawa, and slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, for the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in the solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the rag of the Sahnai, beyond the range of the Sahnai। ये रेंज लिखा मैंने, रंग उसको प्रोनाउंसिएट कर दिया। अब हम इसको पढ़ेंगे। द यंग बॉय टुक द म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। छोटे से बालक ने बहुत अर्ली स्टेज में ही क्या किया था? संगीत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him his maternal uncle's house in बनारस। 3 साल की उम्र में ही जब उनकी माता जी उनको कहाँ लेके गई? उनके मामा जी के घर पे लेके गई। किसके? बिस्मिल्लाह खान जी के। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई। और वो उस चीज़ को लेके, मामा जी को अपने शहनाई को बजाते देख के कौन हो गए? मंत्रमुग्ध हो गए बिस्मिल्लाह जी। उनके मामा जी जो थे वो कहाँ जाते थे? वो बालाजी के मंदिर में बनारस में जाते थे, शहनाई बजाते थे। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle अली बख्श। उनके मामा जी का नाम था अली बख्श, और बिस्मिल्लाह जी ने क्या किया? उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उनके साथ जाना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। वो बनारस के वाराणसी के विष्णु भगवान के मंदिर में क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। वहाँ पे वो नौकरी करते थे शहनाई वादक की, उनके मामा जी। और बिस्मिल्लाह जी उनको साथ में फॉलो करते थे, उनके साथ वहाँ पर जाते थे, वो वहाँ पे शहनाई बजाते थे और उसको बैठकर
देखते रहते थे। अली बख्श वुड प्ले द सनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड, और वो घंटों तक वहाँ पर बैठे रहते थे जब तक कि वो वहाँ पर शहनाई बजाते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, शहनाई को बजाने सीखने लगे। धीरे धीरे उन छोटे छोटे अभ्यास करने लगे और पूरा दिन वहाँ पर सीखने लगते। For years to come to the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga become the younger apprentice for the favorite haunts where he could practice in the solitude। और धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ समय बाद, कुछ आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया मंदिर के सामने और गंगा के किनारे सबके क्या हो गए, जितने भी यंग थे, ट्रेनिंग लेने वाले, प्रशिक्षण लेने वाले थे, इन सबके क्या हो गए, एकदम से प्रिय स्थान बन गए कि जहाँ पे सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांत, जहाँ एकांत में बैठकर वो अपने शहनाई के लिए प्रैक्टिस करते थे। तो उसी जगह पे ये बिस्मिल्लाह खान जी भी कहाँ जाते थे, वो भी जाते थे गंगा जी के किनारे बैठ के और आराम से शहनाई बजा के एकांत में उसकी बार बार वो प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंजेज ऑफ द शहनाई। और जब वो गंगा जी के बहते हुए जल को देखते थे तो वो क्या करते थे, वो उनकी शहनाई में नए नए राग, नए नए सुर उत्पन्न करते थे और वो ऐसे नए नए राग बनाते थे कि जो किसी की बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई मीन्स यहाँ पे होता है कि जो आपकी कल्पना से परे हो, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो जब वो एकांत में बैठते थे, गंगा जी की लहरों को देखते थे, तो रोज़ नए नए सुरों का, नए नए रागों का इन्वेंट करते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान जी। और इसीलिए उनको सबसे श्रेष्ठ शहनाई वादक कहा जाता है और भारत का सर्वोच्च भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। और ये देखिए आपका 5th पैराग्राफ आज कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट में हम 6 लेके 13 तक कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।